भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1941 में बनी फिल्म खजांची में एक दृश्य है जहां कमल कहता है, नेपोलियन ने कहा था जिस मुल्क की औरतें पढ़ी लिखी होती हैं वो मुल्क बहुत तरक्की करता है। इस पर माधुरी जवाब देती है, जब मर्दों ने घर पर बैठ के चरखे काटने शुरू कर दिए तो औरतें तरक्की ना करें तो क्या करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक ऑन रिदम्स ऑफ राइम। आज हम समय का पहिया घुमाकर आपको हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा में ले चलेंगे, जहां हम एक मास्टरपीस खजांची की गहराई से चर्चा करेंगे। यह वही फिल्म है जिसने प्राण, मदनपुरी और जानकी दास जैसे कलाकारों को पहली बार पेश किया था। इस फिल्म की महिला कलाकारों द्वारा पहने गए सलवार कमीज ने भारत में फैशन ट्रेंड को एक नया आयाम दे दिया था। हम इस फिल्म के 1958 में बने रीमेक की भी बात करेंगे, जिसमें बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार और श्यामा ने अभिनय किया था। हालांकि कहानी वही रही, लेकिन हमारा मुख्य फोकस 1941 की फिल्म पर होगा। हम इन फिल्मों को उस डायलॉग के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की। ये देखना रोचक है कि आज़ादी के बाद जब यही फिल्म बनाई गई तो उस डायलॉग में बदलाव को किस तरह महसूस किया जा सकता है। इससे यह समझ आता है कि सेंसरशिप हमेशा शासक वर्ग के खिलाफ असहमति को दबाने का उपकरण नहीं होती। कभी कभी कलाकार खुद शासकों को खुश करने के लिए सेंसरशिप का समर्थन करते हैं। वे न केवल सेंसरशिप को अपनाते हैं, बल्कि शासकों को खुश करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि विदेशी शासन और उनके राष्ट्रीय हितों के विपरीत विचारधारा का भी विरोध करने लगते हैं। जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने इमरजेंसी के बारे में कहा था कि पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने रेंगना शुरू कर दिया। इस सब के बावजूद यह फिल्म, जिसे दालसुख एम पंचोली ने प्रोड्यूस किया और मोती बी गिदवानी ने डायरेक्ट किया, एक ट्रेजर है जिसमें एक रोमांचक कहानी, क्रांतिकारी संगीत और शानदार अभिनय है। जैसे ही हम इस फिल्म की कहानी, किरदार और इससे जुड़े रोचक तथ्यों पर गहराई से चर्चा करेंगे, आप समझेंगे कि खजांची क्यों आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मेमोरेबल और चेरिश्ड जेम है। पहले बात करते हैं प्लॉट की। खजांची एक ग्रिपिंग कहानी है जो शादी लाल, जो कि एक ईमानदार कैशियर है, उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। उसे बॉम्बे में एक महिला की हत्या और बैंक के पैसे लूटने के जुर्म में फंसा दिया जाता है। इस वजह से वो भागने पर मजबूर हो जाता है और फ्यूजिटिव बन जाता है। अपने बच्चों कमल और आशा को समाज की बदनामी का सामना करने के लिए छोड़ देता है। कमल, जो अब तक वकील बन चुका है, अनजाने में ही अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करता है, जो कहानी में एक इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ ले आता है। इसी दौरान जानकी दास, जो जानकी दास के बैंक में एक जूनियर एम्प्लॉय था, अहम सबूतों का पता लगाता है जो असली अपराधियों को अपराध से जोड़ते हैं। एक थ्रिलिंग चेस के बाद कोर्ट में सच्चाई सामने आती है और शादी लाल को बेकसूर साबित कर दिया जाता है। फिल्म का अंत न्याय की जीत और परिवार के मिलन के साथ होता है। फिल्म की शुरुआत एक सीक्वेंस से होती है जहां कमल और उसके दोस्त बाइसाइकिल्स पर गाते हुए घूम रहे हैं और दूसरी ओर माधुरी और उसकी सहेलियां भी एक अलग ग्रुप में गा रही होती हैं। गाना दोनों ग्रुप्स की टकराव से खत्म होता है और हम एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉमेडी सीन का आनंद लेते हैं। इस गाने की नोवेल्टी इस बात में है कि इसमें एक्टर्स के क्लोजअप्स को स्क्रीन के सामने शूट किया गया है, जबकि लॉन्ग शॉट्स सड़क पर लिए गए हैं। ये कंबाइंड शॉट्स एक विजुअल ट्रीट देते हैं जो सिर्फ सड़कों पर साइकिल्स की भीड़ देखने की तुलना में बहुत बेहतर है, जो उस दौर की कई फिल्मों में आम था। शेक्सपियरियन प्लेज की तरह आने वाले इवेंट्स को कई सीन्स में प्रीएम्प्ट किया गया है। उदाहरण के लिए, शादी लाल के एक अभिनेत्री की हत्या और पैसे लेकर भागने के आरोप से पहले उसके बच्चे एक कोर्टरूम सीन की प्ले एक्टिंग कर रहे होते हैं। यह सीन न केवल उस ट्रेजेडी के प्रभाव को बढ़ाता है जिसका सामना उन्हें करना है, बल्कि ऑडियंस को यह संकेत भी देता है कि कमल शादी लाल का बचाव कर सकता है। 1958 की फिल्म इस घटनाक्रम को एक अलग अंदाज से दिखाती है।
जहां राजेंद्र कुमार की शिक्षा और पेशा फिल्म की शुरुआत में ही रिवील कर दिया जाता है, जो प्लॉट के साथ अधिक ऑर्गेनिक लगता है। एक और महत्वपूर्ण रेवलेशन यह है कि रोमिला की माँ उसकी स्टेप मदर है, जो 1941 की फिल्म में बहुत देर से रिवील किया जाता है। उस समय जब वो उसकी अपने भांजे के साथ शादी करने की योजना बना रही होती है। 1958 की फिल्म इस पहलू को अधिक नुएंस्ड तरीके से प्रस्तुत करती है। यह तथ्य शुरुआत में ही सामने आ जाता है और रोमिला की सौतेली माँ कहती है कि वह लगभग अपनी सौतेली बेटी की उम्र की है और उसने अपने भावनाओं को सप्रेस किया हुआ है। अभिनेत्री के पिता यह भी बताते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि उनके पास बेटा नहीं था। सौतेली माँ की अपनी सौतेली बेटी की शादी अपने भांजे से करवाने की एक और वजह है, और वो यह है कि वह डरती है कि शादी के बाद उसे उसकी बेटी के पति द्वारा घर से निकाल दिया जा सकता है, जहाँ सिर्फ एक छोटी सी पेंशन पर रहने पे मजबूर किया जाएगा। उसके भांजे ने उसे इस तर्क से समझाया कि उसके दामाद के मालिक बनने के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी ही होगी। और अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ हाइलाइट्स की। सबसे पहले पंचोली आर्ट पिक्चर्स, इस फिल्म के पीछे का स्टूडियो। प्री पार्टीशन दौर में लाहौर का सबसे बड़ा स्टूडियो था ये। बॉम्बे और कलकत्ता के साथ लाहौर को फिल्म निर्माण का एक प्रमुख सेंटर माना जाता था। यह फिल्म की कहानी में प्रामाणिकता और गहराई जोड़ता है, जो उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को दर्शाता है। दिवाली सॉन्ग में एक स्पष्ट कंट्रास्ट देखा जा सकता है, जहां 1941 की फिल्म में लड़कियां तुलसी के चारों ओर डांस कर रही हैं और जिस तरह से दो लड़कियों ने अपनी चुन्नी पहनी है वे मुस्लिम लगती हैं। यह प्री पार्टीशन का दौर था जब भारत के कॉम्पोजिट कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता था। दूसरी ओर 1958 की फिल्म दिल्ली में स्थित है और यहाँ एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है, जहाँ दिवाली वाले गाने में लड़कियाँ डांडिया करती हैं। ये बदलाव अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि बॉलीवुड हमेशा भारत की अलग अलग संस्कृतियों को एक सैलड बॉल की तरह पेश करता रहा है और समय समय पर इनका प्रतिनिधित्व होता रहा है। विजुअल टेक्निक्स में एक अद्भुत विकास देखा जा सकता है 1958 की फिल्म में, जब एक सीक्वेंस में स्क्रीन अंधेरी होती है और लड़कियां अपनी कलाई और कपड़ों पर छोटे बल्ब पहनती हैं, जिससे एक शानदार विजुअल स्पेक्टिकल तैयार होता है। अगर अब म्यूजिक की बात करें तो गुलाम हैदर द्वारा दिया गया फिल्म का संगीत अपने समय के हिसाब से क्रांतिकारी था। उन्होंने पंजाबी फोक रिदम्स और ढोलक को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया, जिससे हिंदी फिल्म संगीत हमेशा के लिए बदल गया। सावन के नज़ारे हैं जैसे फेमस सॉन्ग्स, जिसे शमशाद बेगम और हैदर ने खुद गाया था, पूरे देश में धूम मचा रहे थे। इस फिल्म ने कुछ विजुअल बोल्डनेस भी दिखाई है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिन्होंने कुछ परंपराओं को भी तोड़ा है, जिसमें एक कॉमिक सीन की गड़बड़ी शामिल है, जहां एक्ट्रेस के अंडरगारमेंट्स वाला डब्बा एक्टर के एक्सरसाइज वाले इक्विपमेंट के डब्बे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, और एक सेडक्टिव नाइट क्लब डांस जिसे एक वेस्टर्न कलाकार ने पेश किया है, जिसकी आइडेंटिटी आज भी एक सीक्रेट बनी हुई है। और फिर आते हैं जानकी दास। जूनियर बैंक कर्मचारी का रोल निभाने वाले अभिनेता जानकी दास न केवल बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि एक वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियन भी थे। उन्होंने 1934 से 42 के बीच 8 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट भी किया था। तो बात करते हैं इस फिल्म की लेगेसी के बारे में। खजांची सिर्फ एक सिनेमैटिक सक्सेस नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन भी थी। इसमें पंजाबी फोक एलिमेंट्स का उपयोग रीजनल और नेशनल इंटरेस्ट्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिससे भारतीय सिनेमा में भविष्य के संगीत प्रयोगों की नींव पड़ी। फिल्म की साहसी कहानी, क्रांतिकारी संगीत और यादगार प्रदर्शन ने इसे 1941 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बना दिया और अपने समय के थ्रिलर्स के लिए एक मानदंड स्थापित कर दिया। इस फिल्म की सफलता ने ही इसके 1958 के रीमेक को प्रेरित किया है। और अब यहाँ पर हम उस डायलॉग की भी चर्चा कर लेते हैं जो कि 1941 वाली फिल्म में था, और देखते हैं कि इस बार एक्ट्रेस का जवाब क्या होगा। तो 1958 की मूवी में एक्ट्रेस कहती है,
जब मर्दों ने घर पर बैठकर मक्खियां मारनी शुरू कर दी तो औरतें तरक्की ना करें तो क्या करें। लेकिन अगर आप श्यामा के होंठ पढ़ें तो वो वही पुराना डायलॉग बोल रही है, लेकिन ऑडियो को बाद में बदल दिया गया है। इस फिल्म की लंबाई भी 1 घंटा 50 मिनट है, जो उस समय के मानकों के हिसाब से बहुत कम है। इसमें उस हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया गया है जिसमें दिखाया जाना था कि कैसे बलराज साहनी को बहकाया गया और शम्मी और विलन्स में से एक और आदमी का कत्ल कैसे हुआ। फिल्म में सिर्फ अगले दिन का दृश्य दिखाया गया है जब बलराज साहनी सड़क पर होते हैं और एक न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा महिला की हत्या और साहनी की मौत की खबर के बारे में चिल्लाता हुआ न्यूज़पेपर बेच रहा है। बाद में पता चलता है कि उस रात जो दूसरा आदमी मरा था उसने बलराज साहनी का कोट पहना हुआ था। इस हटाए गए दृश्य के बारे में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। अगर सेंसर बोर्ड का कोई अधिकारी निर्माताओं को डायलॉग को डब करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है तो वे उन दृश्यों को हटाने का भी अनुरोध कर सकते हैं जिसमें एक खजांची का सिडक्शन शामिल था। 1941 की फिल्म में दिखाया गया कैबरे डांस उस समय के लिए बहुत बोल्ड था। हत्या के दृश्य भी यह कहकर हटाए जा सकते थे कि उनमें बहुत हिंसा थी, लेकिन इन दृश्यों को हटाने से 1958 की फिल्म डिसजॉइंटेड सी हो जाती है और यही कारण है कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि खजांची एक ऐसी फिल्म है जो हमें शुरुआती हिंदी सिनेमा की कला और एक्सपेरिमेंट्स की याद दिलाती है। 80 साल से अधिक पुरानी होने के बावजूद इसकी कहानी की सरलता और संगीत की जादूगरी आज भी दर्शकों को आकर्षित करती है। अगर आपने अभी तक ये क्लासिक नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखें और समझें कि भारतीय सिनेमा ने कितनी प्रगति की है। हमें कमेंट्स में बताएं कि खजांची पर आपके क्या विचार हैं और कौन कौन सी भूली हुई फिल्मों के ऊपर आप चर्चा चाहते हैं। अनफिल्टर्ड टॉक को रिदम्स ऑफ राइम पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सिनेमा की दुनिया पर और गहराई तक चर्चा कर सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।